गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती मंजू गुप्ता आपको आपकी पुस्तक का हिंदी का गद्य का भाग पढ़ा रही थी, जिस पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, जिसके राइटर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। उसी के आगे का भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, समझें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में दें। पाठ है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साध माने यत्न करने पर या सहज सिद्ध? यत्न साध से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल माने समय के अनुकूल, युग के अनुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना है कि भाषा को यह गति स्वाभाविक ढंग से होने के कारण किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। और सहज सिद्ध माने अपने आप जो भाषा आगे बढ़ती है, उसका आशय यह है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक ढंग होने के कारण किसी विशेष प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती है, आशा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, उसका पालन करें, तो पहली बात ही सिद्ध होगी कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। 18वीं शती में भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात सहज सिद्ध होगी। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से उसका अपना संपन्न बनाया। देखिए, अंग्रेजी भाषा ने 20वीं सदी में और जापानी भाषा ने इस 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत माने बिगाड़े आत्मा को विकृत बनाए, उसकी आत्मा को बिगाड़े बिना हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। यह चंद रूपांतरण और परिवर्तनों के साथ लेखक कहता है कि किसी विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर कि उस भाषा के मूल आत्मा को बिना बिगाड़े हम भाषा के शब्दों को स्वीकार तो कर सकते हैं, परंतु कुछ चंद परिवर्तनों के साथ। यह काम यूरोपीय देशों में तो बहुत हुआ, पर यह काम एशिया एवं अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, और भी जल्दी होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों, ये पैराग्राफ जो है
ये अगला पैराग्राफ ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये अंडरलाइन है, 2 लाइन है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। दुरूह माने कठिन। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होगी तो शब्दों के स्तर पर। अब इसकी व्याख्या देखिए। रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा की सर्वप्रमुख इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का विकास और अस्तित्व असंभव है। बिना शब्दों के भाषा का विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तो भाषा के विकास में जो भी प्रयास किए जाते हैं वे शब्दों के रूप में ही होते हैं। आगे देखें। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। हम अपने दैनिक जीवन में, लेखक कहता है, और सामाजिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों को अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिया गया है। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही हो जाता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं से सीधे बिना बिगाड़े उधार लिए गए हैं। भले ही ये शब्द काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, भले ही इन शब्दों का हम अपने दैनंदिन जीवन में, सामाजिक व्यवहार में काम चलाने के लिए उनका प्रयोग करें, परंतु साहित्यिक, लेखक कहता है, प्रयुक्त हों साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। परंतु उनको साहित्यिक दायरे में ग्रहण नहीं किया जा सकता, उनको साहित्यिक दायरे में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे लेखक कहता है, यदि ग्रहण करना पड़े, यदि हमें उन शब्दों का प्रयोग अपने साहित्य में करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। तो उस भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार ही हमें अपनी भाषा में उनकी साहित्यिक शुद्धता करके अपने साहित्य में उनको स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। यहाँ पर प्रयत्न की आवश्यकता दिखाई देती है कि हमें उन भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक दायरे में उसे स्वीकार करना है, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और उसमें साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी, तभी हम उसे अपने साहित्य में स्वीकार कर सकते हैं। बच्चों, आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ। कुछ प्रश्न हैं जिसे आपको करना है, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ऊपर लिखा है पाठ का नाम और लेखक का नाम। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको समझा दी। तीसरा प्रश्न है, गद्य की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? गद्य की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? उत्तर है, गद्य की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। गाय अविकृत ढंग का क्या आशय है? अविकृत ढंग का क्या आशय है कि विदेशी शब्दों को अविकृत ढंग से जो उधार लिए जाते हैं, उन विदेशी शब्दों को बड़े ही काम चलाऊ ढंग से हम साहित्य में स्वीकार करते हो दैनिक जीवन में, परंतु साहित्यिक दायरे में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में स्वीकार करना होता है? उत्तर है, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध करके
ग्रहण करना पड़ता है। बच्चों, ये पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। आप इन बच्चों इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।